जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं और आज हम प्रोटीन के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था और प्रोटीन के स्रोत भी बता दिए थे और किन किन चीज़ों में क्या क्या प्रोटीन पाए जाते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन जो होता है ये लगभग 3 प्रकार का होता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हेडिंग लिखिएगा आप, प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको कहा जाता है सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। दूसरा जो होता है वो कहलाता है संयुग्मी या संयुग्म प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन। और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे शरीर में आसानी से बन जाते हैं, सरल तरीके से बन जाते हैं ये, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सरल प्रोटीन कहा जाता है। व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसको डिराइव्ड प्रोटीन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिराइव्ड। सरल प्रोटीन जो होंगे ये एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल के द्वारा बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सरल प्रोटीन कहा जाता है। कौन कौन से प्रोटीन आ सकते हैं इसके अंतर्गत? इसमें आता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइट और ग्लोबुलिन। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइट और ग्लोबुलिन। ये 3 जो प्रोटीन होते हैं, इसे लिख देती हूँ मैं। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये तीनों ही क्या होते हैं? ये सरल प्रोटीन कहलाते हैं क्योंकि ये किसी अमीनो अम्ल के द्वारा निर्मित होते हैं। और संयुग्म में प्रोटीन किसको कहा जाता है? जो अमीनो अम्ल के साथ साथ किसी अतिरिक्त अणु का भी उसमें संयोग होता है, उसी को कहा जाता है संयुग्मी या कंजुगेटेड प्रोटीन। ये कौन कौन से होते हैं? तो इनके नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन इसमें आएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन। ये तीनों जो होते हैं ये संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। बाकी के जो आप अतिरिक्त चीज़ों को, जिन चीज़ों को खाकर आप प्रोटीन ग्रहण कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डिराइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? जैसे कि आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई है, हड्डियों में दर्द लगातार बना रहता है, तो हो सकता है कि कैल्शियम यानी कि मिनरल्स की भी कमी हो सकती है और साथ में ओसिन प्रोटीन की भी कमी हो सकती है। तो ओसिन जो प्रोटीन होता है ये आपकी हड्डियों में पाया जाता है और ओसिन प्रोटीन एक प्रकार का व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप बाहर से इसको ले रहे हैं आपकी हड्डियों के लिए। आपके बाल और नाखून झड़ रहे हैं क्योंकि नाखून बार बार टूट रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, मतलब कि आपको अल्फा कैरोटीन की कमी है। और अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन होता है। तो ये जो होते हैं पर्टिकुलर कोई बीमारी के लिए जब आप किसी प्रोटीन को ग्रहण करते हैं या कैप्सूल वगैरह खाते हैं या फिर कोई चीज़ें खाते हैं, तो उससे जो आपको प्रोटीन मिलता है वो व्युत्पन्न प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन कहलाता है।
ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हमने आपको बता दिया है कि किन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं और प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की कमी और वृद्धि से क्या बीमारियाँ हो सकती है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी और वृद्धि से कुछ बीमारियाँ हो सकती है। आप हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पर, प्रोटीन से होने वाले रोग। ठीक है, कमी से अगर कोई रोग होता है, कमी से, उसका नाम है, एक तो क्वाशियोरकर हो जाता है, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, और दूसरा जो होता है, एक क्या है कमी के कारण क्वाशियोरकर, और दूसरा जो है वो है मरासमस। ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है या मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। तो ये दोनों ही रोग प्रोटीन की कमी के कारण हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होते हैं उसको क्वाशियोरकर और मरासमस कहते हैं। ये जो होता है क्वाशियोरकर, ये 1.5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर जो होगा ये 1.5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होता है। और मरासमस जो है ये 1.5 साल तक के बच्चों में, जन्म से 1.5 साल तक के बच्चों में। डेढ़ साल तक के बच्चों में क्या हो जाता है, मरासमस हो जाता है। तो ये इसका पता चल गया है आपको कि किस उम्र के बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस रोग होता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, क्वाशियोरकर में जो पेट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और शरीर को दबाने पर गड्ढा बनने लग जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, शरीर जो पेट रहेगा बच्चे का, हाथ पैर इसमें सूख जाते हैं, हाथ पैर दुबले रहेंगे और पेट बाहर निकला हुआ। उसके बाद जब आप उसकी स्किन पर उसको दबाएंगे, त्वचा पर, त्वचा दबाने पर नीला दाग व गड्ढा सा हो जाता है। ठीक है, अगर और इसमें क्या होगा, मरासमस में शरीर पूरा दुबला पतला रहेगा, शरीर पूरा दुबला पतला होगा। ठीक है, तो ये क्वाशियोरकर और मरासमस के कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा भी कुछ लक्षण हैं इसमें जो होते हैं। क्वाशियोरकर में भूख नहीं लगती है और बाल झड़ जाते हैं बच्चे के, और मरासमस में जो है शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है और हो सकता है बच्चे को एनीमिया हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा, भूख न लगना और बाल झड़ जाते हैं, बालों का झड़ना। मरासमस में क्या होगा, शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होगा। और अगर बच्चे में ज़्यादा कमजोरी हो गई तो हो सकता है एनीमिया हो जाए, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो सकती है, जो आप बोलते हो ना आम भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र में इसको सूखा रोग कहा जाता है, सूखा मेली भी कहा जाता है। तो वो जो होता है वो मरासमस रोग ही होता है। जन्म से 1.5 साल या 2 साल तक के बच्चों में हो जाता है ये। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रोटीन होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, अंधविश्वास सा फैला हुआ है। कई लोग इस मतलब बच्चे को गोबर से तुलवा देते हैं, कहते हैं कि इससे उसकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, या फिर जो अपना बच्चा होता है वो किसी की गोदी में बिठाकर उसको गोद दे दिया जाता है। तो इस तरीके की अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ों को ना अपनाएं आप। सही होगा कि आप प्रोटीन
प्रोटीन पर देखरेख करें बच्चे को पूर्ण रूप से, क्योंकि बच्चे का जब शारीरिक विकास होता है तो वो शारीरिक विकास जन्म से लेकर कम से कम 8 से 10-12 साल तक होता है उसका शारीरिक विकास, और मानसिक विकास भी उसी समय होता है। तो उस समय में बच्चे को प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। जो इसमें पूरक आहार होता है वो प्रोटीन ही होता है, मूल आधार जिसको बोल सकते हो, बच्चे के शरीर के विकास का मूल आधार इसमें प्रोटीन ही कहा जाता है। तो बच्चे को जितनी ज़्यादा हो सके प्रोटीन की ही चीज़ें देनी चाहिए उस अवस्था में, ताकि बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास सही तरीके से हो। अब बच्चे क्या इधर उधर भागते रहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत खाते हैं, वो छोटा सा पेट होता है उनका, जब भी वो थोड़ा बहुत खाते हैं घूमते फिरते इतना है कि वो बहुत आसानी से पच जाता है। और क्या लेते हैं वो, ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें ही सेवन करना अच्छा लगता है उन्हें। रोटी वगैरह तो वो 2-2.5 साल के होंगे तब खाना शुरू करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस कंडीशन में उनको प्रोटीन के रूप में आप हो सकता है तो मिक्स दाल की खिचड़ी बनाकर दीजिए, मिक्स दाल चावल की, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, क्योंकि दालों में तो अक्सर प्रोटीन पाया जाता है। दूध देना चाहिए बच्चों को, हो सके तो दोनों समय दें या फिर एक समय ही दें, पर दे ज़रूर, चाहे 1 कप दे पर दे ज़रूर। चाय की बजाय बच्चे को दूध दिया जाए, जिसके कारण उसकी बोन्स जो रहेगी, मसल्स जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, ठोस रहेगी, मजबूत रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण हो सकते हैं ये रोग, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। अब प्रोटीन की वृद्धि के कारण क्या हो सकता है वो भी आप जान लीजिए। और इन चीज़ों की नियमितता बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो इनकी मात्राओं को नियंत्रित बनाए रखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हम प्रोटीन से होने वाली वृद्धि, मतलब प्रोटीन की वृद्धि से होने वाले रोगों की, ठीक है। प्रोटीन की वृद्धि से रोग, प्रोटीन की वृद्धि से रोग। अब प्रोटीन की वृद्धि अगर हो जाती है शरीर में, व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने लग जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि प्रोटीन टूटता है और निर्माण कर लेता है। वो ज़्यादा वाला जो एक्स्ट्रा प्रोटीन था वो टूटने लग जाता है, और टूटकर निर्माण किसका कर लेता है, टूटकर निर्माण करता है ये अमोनिया का। निर्माण किसका करेगा ये, अमोनिया का, अमोनिया। अमोनिया का ये निर्माण कर लेता है। और जब शरीर में अमोनिया ज़्यादा बन जाता है, तो अमोनिया ज़्यादा बनने के कारण फिर क्या बनेगा, यूरिया भी ज़्यादा बनेगा। और अमोनिया का निर्माण कहाँ पर होता है, अमोनिया का निर्माण होता है कहाँ पर, यकृत में, आपके लीवर में, यकृत या लीवर में। अमोनिया ज़्यादा बना, अमोनिया क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा बना, तो क्या बनेगा फिर, यूरिया भी ज़्यादा बनेगा। और यूरिया अगर ज़्यादा बना तो आपको मल उत्सर्जन में परेशानी आएगी, आपको जोर लगाना पड़ेगा किसके ऊपर, आपकी किडनी पर, ठीक है। किस पर जोर लगाना पड़ेगा, आपको अपनी किडनी पर जोर लगाना पड़ेगा। और किडनी पर जोर लगाने के कारण क्या हो सकती है, आपकी किडनी जो है वो खराब हो सकती है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाए, तो आपकी किडनी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन ले लेते हैं तो उसके कारण अमोनिया का जो क्वांटिटी होती है वो भी एक्सेस हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके कारण क्या हो जाता है, लीवर में ही बनता है अमोनिया और यूरिया। बाकी ये संचित कहाँ पर हो जाता है, क्षमता कहाँ पर है, किडनी में क्षमता है। तो यूरिया ज़्यादा बनने के कारण जब भी आप मल उत्सर्जित करने जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, किडनी पर प्रेशर लगाना पड़ता है। और किडनी पर प्रेशर पड़ा तो फिर क्या हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले लिया तो किडनी खराब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये टूट कर क्या कर लेता है, आपकी किडनी को खराब कर सकता है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से आपकी किडनी खराब हो सकती है। इसके साथ में आपको बता दें कि किडनी की भी सुरक्षा करती है बहुत सारी कोशिकाएं, लेकिन उन कोशिकाओं को भी ये डैमेज कर देता है प्रोटीन, ठीक है। प्रेशर पड़ रहा है तो यार किसी भी चीज़ पर प्रेशर पड़ता है तो वो क्या होती है, ढीली ढाली हो सकती है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, तो ये किडनी को आपकी खराब कर सकता है। इसके बाद इसके कार्य क्या होते हैं प्रोटीन के, मैंने आपको बता दिया है कि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं की या टूटी फूटी नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, और टूटी फूटी कोशिकाओं की ये मरम्मत करता है।
उसके बाद में ये हमारे उपापचय क्रिया में भी सहायक होता है। प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन्स का संश्लेषण करने में भी सहायक होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एकमात्र कौन सी ग्रंथि है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो वो है पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से लगभग 11 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण होता है, सिक्रेशन होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा, या उसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। और इन सभी हार्मोनों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को या हाइपोथैलेमस को ही कहा जाता है सुपर मास्टर ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि और उससे निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, इन सभी हार्मोनों पर नियंत्रण रखने का जो काम होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा ना, एड्रेनलिन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड वाला, तब हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। अंतःस्रावी और बहिस्रावी जब ग्रंथि हम शुरू करेंगे तब हम इसको आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, सारे प्रकार के हार्मोन्स भी आपको बता देंगे। अब हम शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और याद रख लेना कि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए लगभग 22 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 22 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें से जो 10 हैं वो हमारे शरीर में बन जाते हैं, बाकी के जो 12 प्रकार के प्रोटीन हैं वो हम बाहर की खाने की चीज़ों से उनका सेवन कर लेते हैं। ठीक है, बाहर की चीज़ों को सेवन करके ही हमारे शरीर में इसका निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे फैट के बारे में। फैट या वसा, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए, और अब हम पढ़ेंगे वसा। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे वसा, जिसको लिपिड भी कहा जाता है और जिसको फैट भी कहा जाता है। क्या होते हैं ये? तो ये जो होते हैं हमारे शरीर में जैविक अणु होते हैं, एक प्रकार के साधारण लिपिड होते हैं या जैविक कण होते हैं, जिनमें क्या होती है? ऊर्जा। लिख लीजिए, आप इसमें नोट कर लीजिए। यह हमारे शरीर में साधारण लिपिड या जैविक कण होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, जो हमें क्या देते हैं? जो हमें ऊर्जा देते हैं। कैसे होते हैं कैसा होता है वसा का निर्माण? तो इनका जो निर्माण होता है वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से होता है। ठीक है, किससे होता है इनका निर्माण? ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल। क्या बना? वसा। क्या कहेंगे वसा को? ट्राइफॉस्फेट। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के मिलने पर ही ट्राइग्लिसराइड, ट्राइफॉस्फेट नहीं आएगा, ग्लिसराइड आएगा। ग्लिसरॉल बन रहा है ना, तो ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण हो जाता है या वसा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम 1 ग्राम वसा से हमको कितनी एनर्जी मिल जाती है? तो 9.2 या 9.3 कैलोरी। 9.2 या 9.3 कैलोरी हमें इससे ऊर्जा मिल जाती है 1 ग्राम वसा से। इसके बाद में वसा जो होती है हमारे शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हम वसा का प्रयोग करते हैं।
पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था ना अमाशय का, हाँ प्रोटीन मतलब अमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है और छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो वसा होती है क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, कितनी ये ऊर्जा मिल जाती है हमें 1 ग्राम वसा से, और ये हमारे शरीर में क्या करती है, लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने का काम करती है। अब हम पढ़ेंगे कि वसा का पाचन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए, वसा का पाचन। वसा का पाचन, वसा का आंशिक और पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, पहला जो होगा वो क्या होगा, आंशिक पाचन। आंशिक पाचन, आंशिक पाचन कहाँ होता है, तो आंशिक पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत के ग्रहणी, ग्रहणी को कहा जाता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में इसका आंशिक पाचन हो जाता है। दूसरा पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ होगा, मुख्य छोटी आंत में। ठीक है, मुख्य छोटी आंत में लाइपेज, लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, आंशिक पाचन जो होगा छोटी आंत के ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले भाग में होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टूटेगी तो किस में बदल जाएगी, पहले ग्लिसरॉल में बदल जाएगी, और ग्लिसरॉल में बदलने के बाद में वसी अम्ल में। ठीक है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, अग्नाशयी रस भी पाया जाता है, और अग्नाशयी रस को ही क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। तो ये हो गया है छोटी आंत के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अब कार्य क्या होता है छोटी आंत का, तो ये हमारे मुलायम अंगों की सुरक्षा करती है और त्वचा के नीचे एक परत बना लेती है। यहाँ पर आप लिखिए वसा का कार्य, वसा के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं वसा के, तो ये हमारे शरीर में मुलायम अंगों की सुरक्षा करती है। यह हमारे शरीर में मुलायम अंगों की सुरक्षा करती है, और क्या करती है, उन अंगों के नीचे एक परत बना लेती है। यह त्वचा के नीचे एक परत बना लेती है। जैसे कि अगर आप कहीं पर बाहर गए और आपकी स्किन अगर ऑयली है, ऑयली क्यों होगी, क्योंकि आप ज़्यादा मात्रा में क्या ले रहे हैं, फेट ले रहे हैं, और वही फेट पसीने के रूप में आपकी स्किन पर जमा होने लग जाएगा। जैसे ही ये फेट जमा हो जाता है, आप बाहर गए तो जितने भी टाइप की डस्ट वगैरह होती है, बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे वो आपकी स्किन पर ऐसे चिपक से जाएंगे, और चिपकेंगे तो जैसे ही आपने वाइट रुमाल से इसे साफ़ किया, अपने फेस को साफ़ किया, हाथ वगैरह को साफ़ किया, तो देखेंगे आप कि सारी डस्ट उस रुमाल में आपको दिखाई देगी। तो ये क्या करती है, एक लेयर बना लेती है आपकी स्किन के ऊपर, ऊपर भी बनाती है और नीचे भी, ताकि वो जो बैक्टीरिया थे वो आपके अंदर वाले अंगों में ना जा सके। ठीक है, आपके मांस की तरफ ना जा सके, इसीलिए एक लेयर बना लेती है। आपकी ये जो चमड़ी दिखाई दे रही है ना, चमड़ी के नीचे ही ये लेयर पाई जाती है, ताकि वो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया वगैरह है, डस्ट वगैरह है, अंदर तक एब्जॉर्ब ना हो सके। तो ये एक लेयर बना लेती है, और हमारे जितने भी टाइप के मुलायम अंग होते हैं, हमारा हार्ट होता है, हमारी आंखें होती है, हमारे लंग्स होते हैं, हमारे किडनी वगैरह होती है, इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, और ये झिल्ली जो होता है चिपचिपी होती है, वसा जैसी होती है, ताकि क्या करते हैं, ये हमारे अंगों की सुरक्षा करते हैं। ये चिपचिपी इसलिए होती है ताकि आपके जो भी अंग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से काम करते रहें, वो रुके ना, उनमें सूखापन ना आए, नमी बनाए रखने के लिए ये पाई जाती है। तो ये वसा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पर अगर ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में भी आप वसा लेते हैं तो इससे भी बीमारियां हो सकती है। वैसे
पहले हम पढ़ लेते हैं कि वसा के कितने प्रकार होते हैं। वसा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त या सेचुरेटेड फैट, दूसरा होता है असंतृप्त वसा या अनसेचुरेटेड फैट। तो हमने पढ़ लिया वसा का पाचन, वसा के कार्य। अब हम पढ़ेंगे वसा के प्रकार। वसा के प्रकार, वसा के प्रकार कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है संतृप्त वसा, संतृप्त वसा क्या कहा जाता है इसको? सेचुरेटेड फैट। दूसरी होती है असंतृप्त वसा, जिसको कहा जाता है अनसेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट वो कहलाती है जिसके अंतर्गत वसा पर तापमान का कुछ प्रभाव पड़े। ठीक है, क्या कहलाती है? सेचुरेटेड फैट कहलाती है। लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जिस पर तापमान का प्रभाव पड़े, जिस पर तापमान का प्रभाव पड़े, उसको क्या कहा जाता है? सेचुरेटेड वसा कहा जाता है। और जिस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़े, इधर लिख लेना आप, तापमान का प्रभाव नहीं पड़े, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाएंगे आप। उसको क्या कहा जाता है? असंतृप्त। जैसे कि अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो ये द्रव अवस्था में, है ना, तापमान उच्च होने पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और तापमान निम्न होने पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में असंतृप्त सॉरी, खाने में कैसे रहते हैं? ये क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करने के लिए इनमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वाद में ज्यादा अच्छी नहीं लगती, उसके बाद में उदाहरण क्या क्या आ जाएगा इसमें? उदाहरण आ जाएगा घी, नारियल तेल, पनीर, मक्खन, चर्बी, वनस्पति तेल, डालडा घी जिसको कहा जाता है, वनस्पति तेल। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संतृप्त वसा में। असंतृप्त वसा में तापमान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी तापमान पर, सभी तापमान पर द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। ठीक है, स्वाद में अच्छे होते हैं, जैसे
इसका उदाहरण लिखना। सॉरी, सोयाबीन तेल, मछली तेल, जैतून तेल, बादाम तेल, जो हमेशा द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं, वो सभी प्रकार के तेल। और क्या आ सकता है? बादाम का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये संतृप्त असंतृप्त वसा कहलाती है। इनके ऊपर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये सब क्या कहलाती है? असंतृप्त वसा कहलाती है। मूंगफली का तेल भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, असंतृप्त वसा में। तो ये हमने बता दिया आपको वसा के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे वसा से होने वाली बीमारियां। कमी से कौन सी बीमारी होती है और वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो प्लीज़ हम अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं वसा से होने वाली बीमारियों के बारे में। वसा से होने वाली बीमारियां, कमी से कुछ बीमारियां होती है और वृद्धि से होती है। अगर शरीर में वसा की कमी होती है, वसा की कमी हो जाती है, तो शरीर में क्या होगा? शरीर व मांसपेशियों में थकान होगी। शरीर व मांसपेशियों में थकान होगी। और अगर वसा की वृद्धि हो गई, वसा की वृद्धि हो जाती है, तो उसको कहा जाता है मोटापा। मोटापा या ओबेसिटी, मोटापा या ओबेसिटी। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला। क्या कहा जाता है? वेट होता है यहाँ पर, वेट किलोग्राम में, और हाइट होती है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इससे आपका क्या निकल जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। इसकी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे अगर ये 18 से कम आई, यानी कि वजन कैसा है? कम है। 18 से किसके बीच में? 18 से 25 के बीच में अगर आई, या 18 से कम आई, 18 से कम, तो क्या हो गया? वजन कम है। 18 से 25 आई तो मतलब सामान्य। 25 से 32 आ गई, 25 से 32 अगर आ जाती है, या 25 से 30 आ जाती है, तो क्या आ जाता है? 25 से 30 आ गई तो वजन थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा। और 30 से अधिक आ गई, 30 से ज़्यादा आ गई, यानी कि मोटापा। तो इसकी कुछ वैल्यू है ये, जिससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपना वेट लिखिए किलोग्राम में, अपनी हाइट लिखिए मीटर में, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा? आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा, आपकी हाइट और वेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आप फिर भी ज़्यादा मात्रा में भी फिर भी फैट लिए ही जा रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है? आपके लीवर पर आपको फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर, फैटी लीवर क्या होता है? आपका जो यकृत है वो कैसा हो जाएगा? पूरा वसीय हो जाएगा। वसीय यकृत कैसे होगा? शरीर में बनता है कितना? शरीर में या यकृत में बन जाता है, शरीर या यकृत में जो फैट बनता है वो बनता है 75%। ठीक है, 75% बनता ही है, और आप 25% जो है बाहर से ले लेते हैं, तो हो गया इसकी 100% वैल्यू। लेकिन अगर आप 25% से ज़्यादा अमाउंट में फैट ले रहे हैं, तो वो फैट जमने लग जाएगा आपके लीवर पर। इस तरीके से आपका लीवर होता है, तो ये यहाँ पर फिर जमने लग जाएगा, पूरी लेयर दीवारों पर इसकी जमने लग जाएगा। तो यहाँ पर जमने के कारण आपकी जो हिपेटिक कोशिका है ना, यकृत की हिपेटिक कोशिका, वो अपना कार्य करना कम कर देगी, क्योंकि पूरा
किससे, वो वसा से पूरा दबने लग गया है वो, तो काम करना बंद कर देगी। और काम करना बंद करेगी तो आपके शरीर में या सभी अंगों में क्या होगा कि जो भी धमनियाँ होती है हमारे शरीर में वो ब्लॉक होने लग जाएगी। धीरे धीरे आपकी सांस फूलने लग जाएगी। आप थोड़ा चलेंगे और सांस फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? वसा ज़्यादा होने के कारण। वसा आपके शरीर में ज़्यादा होगी, जिसके कारण आपकी धमनी शिराओं में ये वसा जमने लग जाएगी। आपके ब्लड के साथ में फ्लो होती रहती है ये वसा, तो ये धमनी और शिराओं में जमने लग जाएगी। और धमनी शिरा में जमने के कारण क्या होगा, आपके शरीर में सही तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। और ब्लड का फ्लो नहीं होने के कारण आप थोड़ा चलेंगे थक जाएंगे, सांस फूलने लग जाएगी आपकी। और हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि आपका हार्ट जो है वो फेल हो जाए, क्योंकि हार्ट की भी जो भी धमनी शिराएं होती हैं वहाँ पर भी ये रक्त जमने लग जाता है और आपका हृदय जो होता है काम करना कम कर देता है या फिर बंद ही कर देता है। जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, पहले एसिडिटी होगी, सांस फूलेगी, सीने में दर्द होगा और फिर व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा और वो पहुंच जाएगा भगवान जी के पास। तो ये कंडीशन होती है कि आप ज़्यादा मात्रा में फ़ैट नहीं लें। और जो लोग फ़ैट लेते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आप सही मात्रा में फिर क्या एक्सरसाइज वगैरह भी करें। ठीक है, बहुत सारे लोग डाइट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उनके शरीर में ज़्यादा फैट नहीं हो और उनका शरीर एकदम स्वस्थ रहे, वो सारे काम एकदम फिट होकर कर सके। इसीलिए उनके शरीर में ज़्यादा मात्रा में फैट नहीं पाया जाता है और वो अपने आप पर भी कंट्रोल करके रखते हैं। ज़्यादा मात्रा में वो क्या करते हैं कि फैटी चीज़ें नहीं ले पाते हैं वो, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये हमने फैट से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, और विटामिन्स जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में मैं आपको सारे विटामिन कंप्लीट करवा दूंगी, उनसे होने वाले रोग, उनके स्रोत और जो भी मतलब सबसे अच्छा स्रोत क्या है, उनका रासायनिक नाम क्या होता है, सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में कंप्लीट मिल जाएगी आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे ट्रिक एकेडमी के साथ में। सिलेबस आपका कंटिन्यू चलेगा, हर क्लास आप अटेंड कीजिए, देखिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, ताकि आपको हर एग्ज़ाम में आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहे ट्रिक एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।